हेलो एवरीवन। अभी की सबसे बड़ी ताज़ा खबर यही है कि जो ट्रंप प्रशासन है उसने लगभग 10 लाख डॉलर एनुअल फी जो है, यानी कि जो यूएसडी में है 10 लाख डॉलर एनुअल फी है, ये एच वन बी वीज़ा में लागू की हुई है। ठीक है, और मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो ट्रंप प्रशासन है और स्पेशली ट्रंप है, उसका दिमाग एकदम से फिर सा गया है। वो कुछ भी कर रहा है। कम से कम उसको इस बात का तो सोचना ही चाहिए कि जो मोदी जी हैं उनके अच्छे दोस्त थे, तो भाई कुछ तो रहम कर ले। भाई इंडिया में कम से कम उसके मतलब ठीक-ठाक जो हैं परसेंटेज में जाते रहते हैं इंडिया से लोग, तो एक गर्व की बात होती है इंडिया के लिए भी। लेकिन गर्व की बात ही क्या है ये है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अभी देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया ने भी अपना फर्स्ट रिएक्शन दे दिया है ट्रंप प्रशासन के लिए, हाइक के लिए। तो ये भी जान लें कि क्या रिएक्शन दिया हुआ है और भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अभी कुछ जानकारी उसके बारे में भी आई हुई है। ये जो प्राइस है, टैग है H1 वीज़ा पे, एजेड इंडियंस टू, इसके बारे में भी चार्जेज़ करेंगे। जो अमेरिकन ड्रीम्स है, जो मिडल क्लास का ड्रीम होता है सामान्य तौर पे कि भाई अमेरिका में जाएँगे, वहाँ पे वर्क करेंगे, काम करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएँगे, पैसा कमा के अपने घर पे ले आएँगे, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि जो H1 वीज़ा है, वो है क्या? तो अगर देखा जाए कि जो H1 वीज़ा है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, जो कि अमेरिकी उद्योगपतियों ने, जो अमेरिकन एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे व्यवसाय काम करने के लिए जो वर्कर्स थे, उनको H1 वीज़ा जारी करवाते हैं ये, है ना? ऑक्यूपेशंस के लिए जो रिक्वायर टू, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली, वो सिंपल सी है, हाई लेवल की ऑफ स्किल होना चाहिए और कम से कम जो है वो बैचलर डिग्री तो इनके पास होनी ही चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हाई लेवल की स्किल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसके पास कम से कम बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो जो विदेशी अप्रवासी हैं, वो वहाँ पर आकर अमेरिका में काम कर सकते हैं, इस यही रीज़न था। अगर आप इसमें आप देखोगे, तो ये कहाँ से आया था, तो 1990 के आसपास इमिग्रेशन एक्ट आया। किसने? यूएस डिपार्टमेंट है जो, उसने इमिग्रेशन एक्ट 1990 में लाया और इसमें ये था कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट के लिए, कम थोड़ी समय के लिए, है ना? जो अमेरिकी कार्यबल है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, वहाँ के जो व्यावसायिक थे, उन्होंने कौशल और योग्यता नहीं थी उनके पास पर्याप्त रूप से, तो उसके लिए जो है H1 वीज़ा प्रोग्राम लाए हुए थे। अब एक प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि आखिर लाने की वजह रही होगी। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो अमेरिकी वर्कफ़ोर्स है अमेरिका में, उसकी बहुत कमी थी वहाँ पे। ठीक-ठाक वर्कफ़ोर्स नहीं थी। जैसे कि वहाँ पे अगर कंपनियाँ देखी जाएँ तो माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और भी जैसे गूगल, अमेज़न, यहाँ पर हाइली जो स्किल्ड वर्कर थे, उनकी कमी ठीक-ठाक थी वहाँ पे। तो इनका कहना था कि यहाँ पर जो स्किल लेवल के वर्कर्स हैं, उनको हम हायर करते हैं, बट कैसे करेंगे हायर? कोर्स उनके पास कोई रणनीति नहीं थी। तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एंड नेशनल फॉरेन ट्रेड काउंसिल है। इन लोगों ने क्या किया मिलके, कांग्रेस में पैरवी की, मतलब जो वहाँ पे संस्थान है, कांग्रेस है जो, तो कांग्रेस में गए, वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे आपको करना चाहिए। जो इमिग्रेंट्स पे थे, बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, उनको कम करवाया जाए। फर्स्ट तो ये था। सो जैसे ही H1 वीज़ा था, वैसे ही उसमें सिंपल सा उसको लाया गया और इसमें बोला कि देखो H1 वीज़ा के माध्यम से कम 3 इयर्स के लिए वैलिड होना चाहिए और इसको रिन्यू किया जा सकता है एक बार। मतलब टोटल मिला के अगर देखा जाए, तो ये 6 साल के लिए होता था, 6 साल के लिए होता है। अब इसमें ये है कि इस प्रोग्राम में जो है लगभग 65,000 वीज़ा हैं, हर साल जारी किए जाते हैं। जो एनुअल कैप है वो कितनी? 65,000 वीज़ा की है। इसमें एडिशनल जो है 20,000 और है रिजर्व एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए फ्रॉम यूएस यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ड्यूटी मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर, तो अब इसकी वजह से क्या है, अमेरिका में अच्छी बढ़िया वाला जीवन रहता है, लोग बहुत अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, विकासशील नहीं विकसित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनके पास इस चीज़ के लिए क्या हुआ, बहुत सारी डिमांड बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी, तो जो सिस्टम है, वो क्या है, इसीलिए लॉटरी सिस्टम यूज़ करने लगा था। क्या लॉटरी सिस्टम यूज़ करने लगा? सिंपल सी है, हाई डिमांड की वजह से। और इसमें अगर देखा जाए तो देखो जैसे 65,000, 20,000, तो अब इसमें क्या है, इंडिया जो था, वो इंडिया सबसे ज़्यादा जाने लगे यहाँ पे। अब इसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि जो इसमें लिखा हुआ हू गेट्स एन वन वीज़ा, तो सिंपल सा जो प्राइमरी बेनिफिट्स वो थे, हाइली स्किल्ड थे, फॉरेन प्रोफेशनल वर्किंग थे, इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, हेल्थ केयर, रिसर्च, अदर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। तो अगर देखा जाए हमारे इंडिया में जो आईआईटी हैं, जो एम्स हैं, यहाँ पर एकदम प्रोफेशनल्स मतलब तैयार किए जाते हैं, हाइली स्किल्ड लेवल होते हैं। इस सारे के सारे जाके कहाँ पे काम कर रहे हैं? अमेरिका में काम कर रहे हैं। अगर एक आंकड़ा देखा जाए, तो लगभग 70% भारतीय हैं, वहाँ के ये लोग वहाँ पे वीज़ा ले लेते थे। अब जब यहाँ पे वीज़ा ले ले रहे हैं 70% लोग, तो जो अमेरिकी हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बन गई ये चीज़। जो अमेरिकन्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बन गई। अब जब उनके लिए प्रॉब्लम क्या बन गई, एक प्रकार से कह सकते हैं उनके लिए गले की हड्डी के तौर पे काम करने लगा।
कि भाई अब ये है कि अगर इंडिया के लिए इनको रखेंगे तो उनकी जॉब्स भी जाएँगी। जब उनकी जॉब्स जाएँगी तो उनको लगता है कि इनके प्रति भेदभाव होने लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ टीवी पे और बहुत सारे चीज़ों पे कि उनके प्रति रेसिज़्म फैलने लगता है। कई जगह गो बैक टू इंडिया वाला नारे लगे बहुत सारे बुरे-बुरे नारे लगते हैं। एक वजह भी ये है। तो ये 4 कारण हैं अगर मेनली इसमें देखने जाए तो 4 कारण हैं। एक तो सिंपल सा है कॉम्पिटिशन एंड लो वेजेस फॉर अमेरिकन वर्कर्स, है ना? अब देखो इसमें क्या हो रहा था कि जो फॉरेन लेबर है वो सस्ती मिल जा रही है इनको और चीपर फॉरेन लेबर है, सिंपल सी है। अमेरिकन्स बहुत महँगे हैं भाई, उनको लगता है कि हाई लेवल पे मिलना चाहिए। जो फॉरेन लेबर है वो सस्ती है, तो जिसकी वजह से उनके सामने कॉम्पिटिशन होने लगा और डाउन वेज की वजह से अमेरिकन वर्कर के सामने। एक कारण ये है, सेकंड कारण अगर देखा जाए तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपनीज़। अब इसमें ऐसी भी प्रॉब्लम है कि जो यूएस है वो मौलिक अधिकारों पे बहुत अच्छा ध्यान देता है कि भाई जो आपके अधिकार हैं, नेचुरल राइट्स हैं, वो बने रहने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कंपनियाँ हैं जो तो एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी जो वर्कर्स हैं उनका, है ना? क्योंकि यहाँ जो विदेशी श्रमिक हैं अब वो यहाँ से जाते थे, तो उनका वीज़ा होता था, तो वीज़ा को जो है वो अपने पास रख लेती थी। यानी कि कह कह सकते हैं उनको कैप्चर कर लेती थी, तो उसके माध्यम से वो उनका शोषण करते थे। कह सकते थे कि कैन बी पेड लेस फिर उसके माध्यम से कम वो पैसे भी कम देते थे, तो एक प्रकार से सस्ता काम करवाते थे। फिर अगर थर्ड नंबर का देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ आउटसोर्सिंग जो कुछ कंपनियाँ थी, तो एच-1 वीज़ा के माध्यम से जो लॉसेस थी वो अमेरिकन जॉब्स की जाने लगी थी, कई सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर फोर्थ नंबर पे देखे जाए तो वीज़ा फ्रॉड एंड अब्यूजेज। तो इसकी वजह से क्या है कि वीज़ा फ्रॉड बढ़ने लगे थे, इल्लीगल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी और इसकी वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी एक प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी। ये ट्रम्प प्रशासन ने क्लेम किया हुआ था कि ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। और यही वजह है, यही सबसे मुख्य वजह है कि जब अमेरिकी सरकार जो है, उसने जो H-1B वीज़ा है, उसको बहुत ज़्यादा सख्त करने की प्रयास किए। स्पेशली जो ट्रम्प की नीति है, अमेरिकी फर्स्ट की नीति रही है अमेरिका या कहें मागा की नीति रही है, जिसका मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये 2016 में भी यही नीति रही और 2024 में जब ये दोबारा चुनाव लड़े तब भी यही थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो दोनों बार ही इसका यही था कि अमेरिका को दोबारा पावर में लागू किया जाए। बट अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत ने इसमें क्या कहा, तो भारत ने सिंपल सी बात यही कहा है कि हम सारे की सारी चीज़ें देख रहे हैं कि इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। सारे कंसर्न को हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या हमें आगे करना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। बट अभी एक नई चीज़ आ गई है, अभी आज ही क्योंकि ये 21 सितंबर से लागू होना था। जब 21 सितंबर से लागू होना था तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने 4 पॉइंट फैक्ट शीट जारी की हुई है। अगर इसमें देखा जाए तो उन्होंने साफ बोला हुआ है कि यह कोई एनुअल फी नहीं है। दिस इज़ नॉट एन एनुअल फी, इट्स अ वन टाइम फी। मतलब सिंपल है 6 साल के लिए आपने अगर लिया है या कहें 3 साल के लिए वैलिड है, तो 3 साल में के लिए आपको सीधा 10 लाख रुपए एंड 10 लाख डॉलर 10 लाख डॉलर देने पड़ेंगे। मतलब लगभग इसमें 88 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है? इसकी बात ये थी। तो दोज़ हू ऑलरेडी होल्ड वन H-1 वीज़ा है एंड आर करंटली आउटसाइडेड ऑफ द कंट्री राइट नाउ विल नॉट बी चार्ज्ड ऑफ कितना इसमें लिखा हुआ है जो $10,000 टू री-एंटर। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा री-एंटर के लिए, है ना? यहाँ से कैन लीव एंड री-एंटर द कंट्री द सेम एक्सटेंट एज़ द नॉर्मली वुड हैव एबिलिटी टू हैव टू दैट नॉट इम्पैक्टेड स्टैटिक प्रोक्लेमेशन मतलब कल से जो भी लागू हो रहा है। दिस अप्लाई ओनली न्यू वीज़ा जो नए वीज़ा आएँगे, नॉट रिन्यूअल्स, नॉट करंट वीज़ा होल्डर्स। जो नए वीज़ा अप्लाई होंगे सिर्फ़ उन्हीं के लिए हैं, कोई रिन्यूअल्स नहीं लगेगा इसमें, ये बात कही गई है सीधी-सी। और इसमें देखा जाएगा इट विल बी फर्स्ट अप्लाई द नेक्स्ट अपकमिंग लॉटरी साइकिल जब नेक्स्ट अपकमिंग जो लॉटरी साइकिल आ रहा होगा जब होगा तो तब ये चीज लागू होने जा रही होगी। यही सबसे बड़ी वजह है। अगर आप देखा जाए तो भारत को इसकी रिएक्ट सही तरीके से कैसे करना चाहिए था। तो इसमें देखो अमिताभ कांत हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इसमें उन्होंने फायदा बताया कि इंडिया को ही फायदा है। एक तो देखो जो जब 88 लाख रुपए लगेंगे किसी को जाने के लिए न्यू वीजा अप्लाई करने के लिए जब 88 लाख रुपए लग रहे हैं किसी को तो 88 लाख रुपए देना छोटी-मोटी अमाउंट नहीं होती है। अब यहाँ से जो हमारे स्किल्ड पीपल जा रहे थे, वो नहीं जाएँगे यहाँ से। भारत के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा बेनिफिट है ये सबसे बड़ा। जो जैसे आईआईटीयंस है, अब भाई वो वैसे ही बहुत सारी अब प्लेसमेंट हो रहा है। प्लेसमेंट में अब कंपनी क्या कर रही है उसको हायर कर ले रही है। यहाँ पे हो सकता है कि कंपनियाँ जो हैं वो 88 लाख रुपए पे कर देंगी और उसको न्यू वीज़ा अराइवल कर देंगे। बट यहाँ पे मेरा सिंपल सा ये है कि जो छोटी कंपनियाँ हैं वो 88 लाख रुपए क्यों पे करेंगी फर्स्ट सेशन में ही? लगभग 1 करोड़ रुपए ही बोल के चलो, तो 1 करोड़ रुपए। अब किसी का वीज़ा यहाँ पे हो सकता है जैसे गूगल कंपनियाँ हो, ये कंपनियाँ ये तो हायर कर लेंगी, इनको कोई इश्यू नहीं है। ये तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। ये आराम से हायर कर सकती हैं, तुम्हारे 1-2 करोड़ रुपए दे देंगी, कोई इश्यू नहीं है।
बट उसके लिए उनको देखना पड़ेगा कि जो प्लेसमेंट हो रहा है उसमें क्या जो हम जिसको हायर कर रहे हैं वो पर्याप्त रूप से स्किल्ड है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ठीक-ठाक तरीके से मैं समझूँ और बताऊँ आपको, तो भारत के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, भारत के लिए फ़ायदा है कि भारत में जो स्किल्ड पीपल हैं, वो विदेश में नहीं जाएँगे, स्पेशली अमेरिका में जाएँगे क्योंकि लगभग 70% भारतीय अमेरिका ही चले जाते हैं, मतलब जो स्किल्ड पीपल हैं, है ना? अगर 100% में देखा जाए, जो वीज़ा है 65,000 की कैप है जो, तो इसमें से 100% में 70% भारत, बाकी 10% चाइना के और फिर बाकी अदर कंट्री के भी लोग होते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये फीस हाइक होना, है ना? इसमें ये कह सकते हैं कि जो मिडल क्लास का सपना होता है कि जाके अमेरिका में बहुत सारा पैसा कमाएँगे, तो उनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। 88 लाख रुपए कवर कर लें भाई, चले जाओ आराम से। बट आपकी वही क्षमता तो है नहीं, है ना? सीधी-सी बात है, प्रॉब्लम तो यही है। तो आपको ट्राई ये करना है कि भारत में रहो, भारत के लिए करो, काम करो, है ना? और देखो मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, जिस पे मैं ये था जो वीडियो थी, वो थी सिंपल सी थी, सीजीआई पे थी। तो उसको लेकर थोड़ी-सी नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, तो मैं उस वीडियो पे भी एक वीडियो बनाऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने उसपे ऐसा क्या बोला हुआ था और क्या ब किया हुआ था, तो उसपे मैं भी अपने विचार रखूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अब मैं इसमें पीछे नहीं हटने वाला हूँ, लगातार ये वीडियो आने वाली हैं। धन्यवाद।